Pretty good job. Okay. Hi everyone, my name is Sonam. Actually, I don't have time to prepare this video, तो हम वीडियो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं. एक्चुअली आई हैव टू कैच अ ट्रेन अर्ली मॉर्निंग. बट बहुत ही लंबे टाइम से मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आए नहीं है. बट स्टिल इट ग्रोइंग रियली वेल. शायद हम जल्द ही 2K सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएं. एनीवे, तो इस वीडियो को हम फटाक से शुरुआत करते हैं. जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, हेलो, आई एम सोनम कालोनिया एंड आई एम डूइंग माई PhD फ्रॉम लाइप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी and I synthesize drugs for cancer treatment. टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्रॉम वेयर वी शुड डू अवर PhD, आइदर फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें मैं कुछ पैरामीटर प्रोवाइड करती हूँ. पहले इस वीडियो को देख लेते हैं कैसे क्या वीडियो है, बिकॉज दिस वीडियो वेंट क्वाइट वायरल. तो उस वीडियो पे करीब 77 कमेंट के करीब आए थे एंड मुझे टाइम नहीं मिल पाया था उन सभी कमेंट को रिप्लाई करने के लिए. तो इस वीडियो में हम मोस्टली उनका कमेंट्स के रिप्लाई को कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है. लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के. स्टार्ट करती हूँ. The most frequent question which has been asked by PhD aspirant is that from where they should pursue their PhD, either from India or from abroad. So I will provide you some parameters so that you can decide by yourself. The very first thing is timing. In India, you need at least 5 years to complete your PhD, but in Europe, you can finish it within 3 years. By the way, so in India, you can also finish in 3 years. Let me reattempt this. But it highly depend on professor. और मोस्ट ऑफ द केसेस, फॉर एग्जांपल अगर आप PhD कर रहे हैं बायोलॉजी के सब्जेक्ट में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, तो वो पॉसिबल हो नहीं पाती क्योंकि रिएक्शन का टाइम पीरियड ही इतना लंबा होता है. बट मे बी इट कुड बी पॉसिबल इन सम थ्योरेटिकल फील्ड और इन थ्योरेटिकल केमिस्ट्री और थ्योरेटिकल फिजिक्स. बट नॉर्मल केसेस में एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 ईयर माना जाता है. सो इट्स नॉट लाइक कि वो इम्पॉसिबल है इंडिया में अचीव करना. पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही स्पेशल केसेस में. Basically, you can save a lot of time. The second one is stipend money or your salary. In India, most of the scholarship are of 30 to 35,000, and if you are getting PMRF, then it could be 70 to 75,000. But in Europe, because of the currency difference, the minimum scholarship is more than a lakh. So basically, you can save a lot of money too. Talking about facilities and instrumentation, so it's depend upon university to university from where you are pursuing your PhD. For example, in India, IITs, IISc, IISERs, they are also having very good quality of lab and instrumentation. If you are a travel friend, by the way, I really want to say that अगर आप यूरोप में आ भी रहे हैं तो कोई ऐसी ही लैब चूज़ कीजिए ताकि बाहर आना वर्थ इट हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत ही रिमोट एरिया में बहुत ही छोटी सी लैब है, तो वो आना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा. बिकॉज I give interview in IISER Pune, IISER Bhopal and IISER Mohali as well, and they have really good facility. तो यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो, आपको किस तरीके का हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपको सभी फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड हो पा रही है या नहीं. फॉर एग्जांपल, अगर आप अब्रॉड आ भी जाते हैं लेकिन जो आपका लैब है वो बहुत ही न्यू है, बहुत ही छोटी सी यूनिवर्सिटी का पार्ट है और बहुत ही रिमोट एरिया में है, सभी फैसिलिटीज़ अच्छे तरीके से नहीं है, तो बाहर आना भी कोई वर्थ इट नहीं होगा. देन आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी आइजर में जाएं, आइजर कोलकाता में जाएं, IISc बेंगलोर में जाएं. बट लैब चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. Person, then pursuing your PhD from Europe is the biggest opportunity to travel a lot of European countries without any further risk. True. I mean, I agree with this point because when I was in India, I don't know what am I supposed to say. मैं कोई बहुत बुरी बात नहीं बोल रही हूँ, बट जब मैं इंडिया में थी तो मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं करती थी इधर उधर घूमना फिरना. अलाउड किया, मैं तो कभी गई ही नहीं. तो बेसिकली मैंने कभी इंडिया अच्छे से घूमा ही नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी को हमेशा एक सर्टेन पॉइंट से डर लगा रहता था कि बच्चा बड़ा हो गया है, बाहर भेज दे तो कहीं थोड़ी बड़ी ऊंच नीच ना हो जाए या जो भी कुछ सीन है. बट आफ्टर कमिंग टू यूरोप, आई ट्रेवल अ लॉट, आई सी वर्ल्ड अ लॉट एंड मैंने बहुत सारी कंट्री कवर की हैं. प्लस मैं मतलब जो काम मैंने इंडिया में नहीं किए थे, जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स मैंने इंडिया में नहीं किए थे, या फिर फॉर एग्जांपल स्टेडियम में जाकर के फुटबॉल मैच देखना हुआ, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैं इंडिया में होते हुए मुझे पता ही नहीं था, मिस करना तो बहुत दूर की बात है, जो मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ, वो मैंने यहाँ पे आकर करी. और एक टाइम में आने बाद में इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है. तो मतलब तो वीडियो पूरी हो गई है. अब कमेंट सेक्शन पे आते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब से बनी हुई आईडी है, तो हो सकता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से नाम मैं डिटेल में पढ़ नहीं पाऊँ, तो बट जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे.
हमारे पास पहला कमेंट है, इंडिया हैज़ ओनली वन प्रॉब्लम, यू वॉन्ट गेट फेलोशिप ऑन टाइम एंड हैव टू आस्क पेरेंट्स फॉर मनी विच इज़ एम्बैरेसिंग. Well, I agree with this point, and I have no idea what to reply on that, but that's reality as well. But जो बहुत ही अच्छी बात यह है कि अगर आप यूरोप में काम करते हो तो आपको जो अपना पे स्लिप है या फिर जो जो आपका जो अमाउंट है वो महीने के एंड में आकर के आपको फटाक से ट्रांसफ़र हो जाता है. सो एक प्लस पॉइंट ही कह सकते हैं. The second one is we can also complete our PhD within 3 years in India as well. और ये क्वेश्चन और ये कमेंट लिखा है उपासना शर्मा ने. बिल्कुल सही, जैसे कि मैंने पहले कहा, इट्स हाईली डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ फील्ड और व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग प्लस व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेसर यू हैव. सो या, बट वी कैन डू, इट्स नॉट इम्पॉसिबल. एंड द थर्ड कमेंट इज गवर्नमेंट को ज़्यादा फेलोशिप देनी चाहिए PhD स्टूडेंट्स को. दैट्स ट्रू, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि PhD स्टूडेंट ही कवर किए जाते हैं और कंसिडर किए जाते हैं. सो गवर्नमेंट एक तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है कि हाँ अब आप एक सर्टेन एज के अंदर आ चुके हैं और वही कि फैमिली से पैसे मांगने में एम्बैरसमेंट होती हैं, तो वो जस्ट आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं एज अ पॉकेट मनी, क्योंकि आप तभी भी स्टूडेंट ही कवर हो रहे हो, इसलिए वो आपको एम्प्लॉयमेंट लेवल की जो मनी है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं. बट आई एग्री विद दैट कि उनको थोड़ा सा तो प्राइस बढ़ाना ही चाहिए, बिकॉज वी वर्क मोर देन 12 आवर इन अ डे. आई मीन ये कमेंट थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक से लिखा गया है. इन इंडिया इट्स इन अ प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग फेलोशिप विच समहाउ ऑल्सो टेक टाइम्स. Well, that's true, and most of my friends also suffer with this kind of problem. I got one comment from Radhika. Ma'am, can you please help me with this? I really need guidance, please. With this, what? The another comment is, do we get full scholarship in abroad? If so, what is the criteria for that as a PhD student? I mean, what is full scholarship? I don't understand first of all this. बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूरोप के अंदर आते हैं तो दो तरीके से जो फंडिंग का सिस्टम आता होता है, आइदर यू आर ऑन स्कॉलरशिप और यू आर coming as an employee but on 50% contract or on 60% on 70% contract. इन सिस्टम से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जा करके सर्च कर सकते हैं. DAAD एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप है जो कि जर्मनी प्रोवाइड करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो 4 साल के लिए होती है, विच इज़ रियली गुड. And the second option is to work as an employee. It's depend upon your professor if he's ready to provide you such kind of contract or not. बेसिकली फर्स्ट क्राइटेरिया तो यही है कि आप प्रोफेसर को किसी तरह कांटेक्ट करें या फिर जो ऑलरेडी ओपन पोजीशन है उसके अंदर अप्लाई करें. ओपन पोजीशन आप DAAD की वेबसाइट से भी देख सकते हैं या फिर ग्लास स्टोर करके एक वेबसाइट आती है, एक यूरोपियन एक्सप्रेस करके भी ये वेबसाइट आती है. आप उनके ऊपर पोजीशन को, जो ओपन पोजीशन है उनको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं. बाकी मैं किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जाती हूँ और अगर वो ओपन पोजीशन को अनाउंस करते हैं तो मैं उसी टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देती हूँ. आप अगर रेगुलरली मुझे चेक कर रहे हैं तो शायद वो भी देख पाते होंगे. नेक्स्ट कमेंट है, आर यू यूजिंग मैकबुक एज योर PC? इज देयर एनी इशू फॉर केमिस्ट्री सॉफ्टवेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट, और आई थिंक मैंने इस कमेंट का रिप्लाई भी कर रखा है. नो, आई एम नॉट यूजिंग मैकबुक. मेरे पास में PC है जो कि मेरी यूनिवर्सिटी ने ही प्रोवाइड किया था, तो नहीं. And the next one is, you know you are very beautiful. Okay, thank you. Hello Dee, I have a question. Can you please tell me that how much marks required for IIT Bhubaneswar? Marks required for IIT Bhubaneswar. अभी ये तो बहुत डिपेंड करता है ना कि आपका मतलब एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कैसा है, मतलब वो तो पर ईयर चेंज होता रहता है. रैंक बता सकते हैं कि कितनी रैंक के रेंज के अंदर जो है IIT भुवनेश्वर आता है, प्लस जो IIT JAM की वेबसाइट है उसके अंदर ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर्स के रैंक के हिसाब से कौन कौन IITs किस किस रेंज में आ रही है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं. मार्क्स तो बहुत वेरी करते रहते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत टफ आया हो तो सभी बच्चों के कम मार्क्स आए हों, लेकिन अगले साल का पेपर ईजी था तो सब बच्चों के थोड़े ज़्यादा नंबर आ गए हों. तो मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, एक्चुअली वो रैंक पे डिपेंड करता है, और रैंक आप चेक कर सकते हो IIT की वेबसाइट से जा करके. मैम, कैन यू प्लीज़ गाइड मी गेट सिक्योर पोजिशन इन PhD एट जर्मनी?
या इसी के मैंने बार बार रिपीट भी किया है कि इसके दो सबसे बड़े बड़े तरीके हैं। या तो आप प्रोफेसर को डायरेक्टली मेल लिखिए, और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप जो ऑलरेडी ओपन पोजीशन है उसके अंदर अप्लाई कीजिए। ओपन पोजीशन का आपको पता लग जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे कि ग्लासडोर, यूरोपियन एक्सप्रेस और DAAT। और दूसरा तरीका जो प्रोफेसर को मेल लिखने का होता है वो ऐसे है कि आप फॉर एग्जांपल बहुत ही रफ तरीके से समझते हैं। आपको कोई भी प्रोफेसर के बारे में नहीं पता जर्मनी के अंदर या फिर यूरोप की किसी भी कंट्री के अंदर, तो आपको बहुत ही बेसिक से शुरुआत करनी है। सीधा गूगल पे जाकर के लिखिए लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री लाइक जर्मनी, फ्रांस और वट। जब लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आएंगी तो हमें सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी की QR रैंकिंग चेक करनी है, जिससे हमें पता लगे कि ये यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी हैं। उसके बाद में उस यूनिवर्सिटी के जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की लिस्ट में जाएंगे और उसमें प्रोफेसर्स की लिस्ट चेक करेंगे। वन बाय वन मैं प्रोफेसर का जो मेजर काम है, जो मतलब बहुत ही हाईलाइट करके दिखा कर उनको पढ़ूंगी, और उससे मुझे अंदाज़ा आ जाएगा कि मेरी फील्ड का है या नहीं। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपनी मास्टर्स की थी तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो कैटलिस्ट में था, और मैं बेसिकली इनऑर्गेनिक के अंदर कर रही थी। तो मैंने जो अपना माइंडसेट था वो फुली प्रिपेयर कर लिया था कि मैं थ्योरेटिकल केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाऊंगी या फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाऊंगी। तो मैं मेजॉरिटी जो प्रोफेसर की लिस्ट थी वो चेक कर रही थी, या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर। तो जब आप प्रोफेसर की लिस्ट को चेक कर लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, वहीं से आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाती है, उनकी ईमेल आईडी मिल जाती है, प्लस उनके जो ऑलरेडी उन्होंने काम किया हुआ है उसके बारे में पूरा एक रफ ओवरव्यू मिल जाता है। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए आप एक मेल लिखेंगे, मेल के साथ में अपना CV अटैच कर देंगे, SOP अटैच कर देंगे, मास्टर थीसिस अटैच कर देंगे और अपनी मास्टर सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे। अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई पब्लिकेशन है मास्टर थीसिस के अंदर या फिर मास्टर्स के अंदर, तो वो पब्लिकेशन भी अटैच करेंगे। बाय द वे, इस चीज़ से मुझे एक और चीज़ याद आई। मुझे बहुत सारा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे पास पब्लिकेशन नहीं है, क्या मैं फिर भी अब्रॉड से PhD कर सकता हूँ या नहीं। एक सीक्रेट बात बताओ, मेरे पास भी कोई पब्लिकेशन नहीं थी उस टाइम तक जब मैंने अप्लाई किया था। तो ऑब्वियसली ये अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर ही सकते हैं। सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर दैट? आपको जस्ट मेल लिखनी होती है प्रोफेसर को। प्रोफेसर आपका इंटरव्यू लेगा और उस मेल के अंदर आपको अटैच करना होता है अपना CV, SOP, मास्टर थीसिस की जो समरी होती है वो, और मास्टर थीसिस अगर आपके पास में पूरी है वो, प्लस अगर आपके पास में कोई स्कॉलरशिप है उस टाइम तक, नॉट स्कॉलरशिप, पब्लिकेशन है, तो आपको पब्लिकेशन अटैच करनी होती है। इन सब को रीड करने के बाद में अगर प्रोफेसर को आपकी ईमेल और आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो पसंद आता है, तो वो इनवाइट करता है आपको एक इंटरव्यू के लिए। उस इंटरव्यू के दौरान वो अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करेगा कि इफ़ ही ऑलरेडी हैव फंडिंग और नॉट, और अगर वो किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। तो पूरा जो क्राइटेरिया होता है वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है, और वही आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाती है तो शायद मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूँ। मैं बस पूरी वीडियो को 2 में काट दूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं।